हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में है आपके पास सोम लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट और आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और उसको भी निकालने से पहले हम क्या करते हैं, वो अकाउंट बना लेते हैं जो नेसेसरी हमको बनाने होते हैं एसेट से रिलेटेड। तो एसेट से रिलेटेड आपका मशीनरी का अकाउंट बनेगा। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है आपका 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 4.5 लाख। ये आपने लिखा। डेबिट और क्रेडिट आपको पता ही है कहाँ कहाँ लिखना है। इसके बाद आपने एक मशीनरी को बेचा जिसकी कॉस्ट, सॉरी, जिसकी बुक वैल्यू आपके पास है 70,000। बुक वैल्यू का मतलब है आज की डेट में इसकी जो वैल्यू बची हुई है वो 70,000 है, जिसे आपने बेच दिया 15,000 में। अब कोई चीज 70,000 की आप 15,000 में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? आपको 55,000 का नुकसान हो गया। तो पैसा मिला आपको 15,000, नुकसान हो गया 55,000 का। तो टोटल 70,000 की जो मशीन थी, जो वैल्यू आपकी 3 लाख में इंक्लूडेड है, और वो अब आपने बेच दी, तो अब आपको वो माइनस करनी होगी, लेस करनी होगी। इसलिए हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं कि ये मशीनरी हमारे पास से चली गई है, 15,000 हमें मिले और इतने का नुकसान हुआ। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आपका क्या आ रहा है? आपका आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 5,20,000। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, वो कौन सा डिफरेंस आ रहा है? डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है। और डेबिट साइड पर डिफरेंस का मतलब है कि एडिशन ही होगा। एडिशन का मतलब है आपने कोई मशीनरी और खरीदी। तो वो 5,20,000 में से 3 लाख माइनस करो तो 2,20,000 की नई मशीनरी और आपने खरीदी। तो एंड में आ गया टोटल 5,20,000। अब आप कहोगे कि इस साल का डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर हमारे पास आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कहाँ से? अगर डिफरेंस होता क्रेडिट साइड पे तो हम मान सकते थे कि ये आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। बट एज सच कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो घबराना नहीं है। कभी आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेप्रिसिएशन ही नहीं है, तो आप ढूंढते रहो, कंफ्यूज हो जाओ कि कहीं मैंने तो कहीं कोई चीज गलत नहीं देखी, कहीं गलत चीज रीड तो नहीं की, कोई मिस तो नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसे भी गुगली वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। करेक्ट है? तो चलो आगे बढ़ो। अब आपको निकालना है वो प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आपको देखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहां पर आपका बैलेंस शीट का प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको नोट्स टू अकाउंट से देखने हैं। नोट्स टू अकाउंट में देखो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पिछले साल 1,25,000 था और इस साल घट करके 25,000 रह गया। 1 लाख से घट गया। तो जो 1,25,000 का प्रॉफिट था वो घट करके 25,000 रह गया। इसका मतलब क्या है? आपको इस साल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। नहीं समझ में आ रहा? तो आपको इतना तो पता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है हमको। तो 25,000 माइनस 1,25,000 करो तो नेगेटिव आंसर आ रहा है आपका। माइनस में आंसर आ रहा है 1 लाख। इसका मतलब क्या है? आपको लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ आपको 1 लाख रुपए का, जिसमें हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमको 3 चीजें देखनी है मेनली। एक, रिजर्व, क्या हमने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है? तो यहाँ देखो आपके जनरल रिजर्व आ रहे हैं 45,000 से 1,15,000 हो गए। ये कितने रुपए से बढ़ गया रिजर्व आपका? कितने रुपए से बढ़ गया? 70,000 रुपए से बढ़ गया रिजर्व। तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट आपने रिजर्व से ट्रांसफर किया। तो वो प्रॉफिट आप वापस ऐड करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रॉफिट चाहिए कि कितना हमें इस साल का प्रॉफिट हुआ। ये सब कुछ माइनस करने के बाद, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट ये जो आप अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर। अब देखो, क्या आपने कुछ डिविडेंड बांटा है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है? डिविडेंड की पेमेंट की है? हाँ, क्वेश्चन में है देखो, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पर 24,000 की इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट की है। शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो ये जो डिविडेंड आपने दिया 24,000 का इक्विटी शेयर होल्डर को, ये हम ऐड बैक करेंगे वापस। इक्विटी शेयर होल्डर को 24,000 के जो डिविडेंड आपने पे किया, ऐड कर दो।
क्योंकि प्रॉफिट में से ही आपने इसको बांटा और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का फिगर, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास दो तरह की शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी है और दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर आप क्या कब डिविडेंड देते हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया गया। उनका डिविडेंड कितना बनेगा, 8% के हिसाब से आप 50,000 पे निकालोगे। ये जो 50,000 के आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, ओपनिंग में जो ओपनिंग में होता है उसी को तो आप डिविडेंड दोगे। ये जाकर के तो बाद में आए हैं, आप डिविडेंड किसको दोगे, जो शुरुआत में आपके पास बैलेंस होता है, आप उस पर डिविडेंड कैलकुलेशन करते हो। तो डिविडेंड आपने 50,000 पर 8% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया, वो 4,000, ये भी आप ऐड बैक करोगे। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये सब हमें कब पता चलता है, अपनी नॉलेज से, जब हम जितना प्रैक्टिस करते हैं और थ्योरेटिकली भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया गया। तो ये आपको पक्का पक्का ऐड करना है, चाहे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो या ना हो। अब आपका देखो प्लस माइनस करने के बाद जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2,000 का, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। टैक्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में। ये सब करने के बाद आ जाओ अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। आपका लॉस है 2,000 का, इससे स्टार्ट करो। अब हमको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए। तो नॉन कैश में सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं, डेप्रिसिएशन को। इस क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको जो मशीनरी बेचने पर लॉस हुआ, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। क्यों है, क्योंकि सेल परचेज किसी भी एसेट को करना वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है। और जो पैसा आया या गया, जो पैसा आपको सेल करने पर आता है और परचेज करने पर आप पे करते हो, वो सब कुछ आप कहाँ शो करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लॉस या गेन नहीं दिखाते। तो जो लॉस और गेन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, वो एक तरह से नॉन कैश आइटम है। उससे आपका कैश का आउटफ्लो इनफ्लो इनफैक्ट यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। तो अब आपको वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 55,000 रुपए ऐड करने, क्योंकि वो आपके रेगुलर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ऐड बैक कर दिया। और देखो और क्या खर्चा है, और कोई ऐसा खर्चा है जो आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, बिल्कुल है। यहाँ डिबेंचर से आपके 1,00,000 रुपए की ओपनिंग है, क्लोजिंग आपके 75,000 है, यही है ना, जिस पर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना था। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये डिबेंचर्स आपने रिडीम किया 25,000 से कम हो रहे हैं, तो आपने इसका मतलब रीपेमेंट की है, 25,000 के डिबेंचर्स आपने रीपे कर दिए, वापिस कर दी, रीपेमेंट कर दी। तो ये आपने रीपेमेंट कब की, साल की शुरुआत में, एंड में, बीच में, कब की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप अपने आप से एज्यूम कर सकते हो कि मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि डिबेंचर्स की रिडेम्पशन या डिबेंचर्स की रीपेमेंट हमने साल की शुरुआत में की है, या हम ये मान के चल लेते हैं डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हमने साल के एंड में की है। तो अगर साल के एंड में लेके चलेंगे तो 1,00,000 पे पूरा 10% हमको इंटरेस्ट देना होगा, और शुरुआत में लेके चलेंगे तो हमें सिर्फ 75,000 पर ही पूरे साल का इंटरेस्ट देना होगा। तो ये आपकी अजम्पशन पर बेस्ड है कि आप क्या अजम्पशन लिखते हो, लेकिन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि हमने साल के एंड में जाकर के रीपेमेंट की है 25,000 की, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके आंसर के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए मैं यही एजम्पशन लेके चल रही हूँ कि हमने इसे रिडीम किया है साल के एंड में। साल के एंड में रिडीम किया, इसका मतलब 1,00,000 पर पूरा 10,000 की पेमेंट की। और ये इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, जिसे हम ऐड बैक करेंगे। और ये खर्चा हम कहाँ शो करेंगे, फाइनेंस एक्टिविटीज में। तो 65,000 का ये सारा प्लस माइनस करने के बाद 63,000 वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया है आपके पास 63,000।
अब हमको क्या करना है, देखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस। तो करंट लायबिलिटीज आपके पास कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स देखो, इन्वेंट्री आपकी 50,000 से बढ़ गई। अगर इन्वेंट्री 50,000 से बढ़ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है, 50,000 से क्लोजिंग में बढ़ गया, तो इसका मतलब आपने स्टॉक खरीदा, खरीदा तो पेमेंट की और कैश का आउटफ्लो हुआ, तो 50,000 माइनस करोगे। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग 75,000, क्लोजिंग 1,25,000, तो इसका क्या मतलब है, 50,000 के डेटर्स आपके बढ़ गए। आपने उनको सामान उधार में बेचा, पेमेंट नहीं ली, एक तरह से क्या किया आपने, उनको लोन दिया, और लोन दे रहे हो तो कैश का आउटफ्लो होगा 50,000 से। हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग मत लेना, सिर्फ डिफरेंस लेना। अब ये दोनों माइनस में माइनस करो 1,00,000, तो अब आपके पास आ गया नेट कैश का। हमने क्या किया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 37,000 का कैश खर्च किया है, यूज किया है, आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपने जो सेल और परचेज किया मशीनरी, मशीनरी को सेल किया आपने, तो 55,000, सॉरी कितना मिला, 15,000 रुपए मिले, तो ये इनफ्लो हुआ। और आपने जो मशीनरी परचेज की, तो 2,20,000 रुपए की आपने पेमेंट की, तो 2,20,000 आपका आउटफ्लो हुआ। अब नेट आपने कैश यूज किया, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2,05,000 रुपए आपने खर्चा किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,05,000। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में हमको देखना है, कोई शेयर इशू किया है हमने, कोई डिबेंचर इशू किए हैं, कोई लोन बोरो किया है, कोई लोन लिया है हमने। तो यहाँ पर देखो, दो तरह की शेयर कैपिटल है और दोनों में ही चेंज आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल भी 2,00,000 से 5,00,000 हो गई, 3,00,000 से बढ़ गई, मतलब कि इक्विटी शेयर आपने 3,00,000 के इशू किए। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर आपने 50,000 की जगह 75,000 हो गए, तो 25,000 के इस साल आपने नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो इनफ्लो हो रहा है, जब भी शेयर्स इशू करोगे तो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, 3,25,000 पैसे का इनफ्लो हो गया। अब यहाँ पर देखो डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके आ रहे, चेंज हो रहा है। डिबेंचर्स आपके 1,00,000 से 75,000 हो गए, 25,000 का आपने रीपेमेंट कर दी, रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रीपेमेंट है, पैसा वापस कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स का, तो 25,000 कम हो रहा है, तो 25,000 की पेमेंट कर दी, आउटफ्लो हो गया। अब इसी तरह से आपके कुछ खर्चे थे, जैसे कि डिबेंचर पर आपने इंटरेस्ट दिया, याद आ गया आपको, 10,000 हमने कैलकुलेट किया था, 1,00,000 पर, वो पेमेंट की फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, यहाँ पर ये खर्चा डालोगे। इसी तरह से जो आपने इंटरिम डिविडेंड पे किए हैं, वो खर्चा भी अब आप यहाँ पर शो करोगे, माइनस यहाँ पर करोगे। जो स्टार्टिंग में हमने ऐड किए थे प्रॉफिट को निकालते हुए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वहां पर हमने इंटरिम डिविडेंड को ऐड किया था, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, प्रॉफिट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए था, तो वो डिविडेंड आपने प्लस किया था। अब यहाँ पर माइनस करो, फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड डिविडेंड है, इक्विटी शेयर पर 24,000 और प्रेफरेंस शेयर पर 4,000। ये पे करने पर प्लस माइनस आपका जो भी आ रहा है, उसको देखो, आपका आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 2,62,000। मतलब इस साल फाइनेंस एक्टिविटी की वजह से आपका कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आपके पास आया है 2,62,000 का। अब पूरे साल में तीनों एक्टिविटीज को देखते हैं, तो उन तीनों एक्टिविटीज का नेट इफेक्ट क्या आया, उनकी वजह से कैश बढ़ा या घटा। तो तीनों का प्लस माइनस देखो, आपका 37,000 से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खर्चा हुआ, 2,05,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्चा हुआ, लेकिन फाइनेंस एक्टिविटी में 2,62,000 आपके पास आए हैं। तो नेट आपका 20,000 का पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 20,000 का इनफ्लो हुआ है, कैश आपके पास आया है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 प्लस करोगे। अब इसका मतलब था कि इंक्रीज हुआ है, इस साल हमारे पास कैश और आया है। तो अब आप चेक करो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या है, 45,000, 45,000 में 20,000 और बढ़ गए,
तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 65,000 होना चाहिए और वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। घबराना नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। स्टार्टिंग से पकड़ो कि कहाँ से शुरुआत करनी है और उस चीज के लिए आपको किस किस पॉइंट पर फोकस करना है। मैंने हर बार हर पॉइंट पर आपको बताया है कि आपको इसको निकालते हुए कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है, किस किस चीज को सर्च करना है। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना।